अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा बच्चों, हमने पिछली वीडियोस में जो है ना पढ़ा था क्लास 9 का टॉपिक बायोलॉजी के को कोलैबोरेटिव फील्ड और काफ़ी चीज़ें बायोलॉजी से रिलेटेड। अब आते हैं हम साइंटिफिक रिसर्च या साइंटिफिक मेथड की तरफ, जिसकी वजह से हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं साइंटिफिकली वे में। अब अगर हम साइंटिफिक मेथड की बात करें तो साइंटिफिक मेथड को बायोलॉजिकल मेथड भी कहा जाता है। अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन बायोलॉजिकल मेथड, तो बायोलॉजिकल मेथड आपने कंफ्यूज नहीं होना, बायोलॉजिकल मेथड ही ऑल्टरनेटिव फॉर्म है साइंटिफिक मेथड की। तो वन बाय वन हम इसमें क्या क्या चीजें प्रोसेस है, किस तरह साइंटिफिक मेथड को हमने स्टडी करना है, जिसकी वजह से होता है कि साइंटिस्ट डायरेक्टली जाके किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकालते। इवन दो हम भी डायरेक्टली जाके जब तक हमें किसी भी प्रॉब्लम का रूट कॉज ना पता हो, हम उसका सोल्यूशन नहीं निकालते। इसके भी वेरियस स्टेप होते हैं। तो साइंटिफिक प्रॉब्लम के वेरियस स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको इन स्टेप्स का सीक्वेंस आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल मूव वन बाय वन, आई विल डिस्क्राइब यू। फर्स्ट वन इज रिकॉग्निशन, जिसको के आम अल्फाज में पहचानना भी कहते हैं, रिकॉग्नाइज करना, पहचानना। द सेकेंड वन इज ऑब्जर्वेशन। अब आपने कोई चीज पहचान ली, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। एंड द थर्ड वन इज हाइपोथेसिस, कोई भी लॉजिकल थिंकिंग, उसको हाइपोथेसिस कहेंगे इन शॉर्ट वर्ड्स। डिडक्शंस का मतलब है नतीजा अखज करना, किसी भी चीज का नतीजा निकालना। एक्सपेरिमेंट, कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आया ये जो हमने बात कही है, किसी से ये डाटा लिया, आइदर इट इज करेक्ट और नॉट, एंड एट द एंड हम इससे क्या निकालते हैं, हम रिजल्ट्स निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आपने बच्चों ने ये जो सीक्वेंस है ना साइंटिफिक मेथड का, वो आपने याद रखना है। नाउ विल मूव वन बाय वन कि ये जो स्टेप्स हैं इनमें एक्चुअल में होता क्या है, जो आपको याद रखना जरूरी है। और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई कॉन्सेप्ट पेपर में आ ही जाता होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइज, इंग्लिश लैंग्वेज में आपने ये वर्ड काफी दफा सुना होगा, रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, पहचानना बार बार। साइंटिफिक लैंग्वेज में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, क्योंकि ये हमारे बायोलॉजिकल मेथड या हमारे साइंटिफिक मेथड में बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पहला स्टेप है, इट इज द फर्स्ट की स्टेप टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। कि किसी ने भी कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, लोकेट की कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो उसको रिकॉग्निशन कहते हैं। इसका इंक्वायरी भी, इसको इंक्वायर करना भी कह सकते हैं, कि मालूम करना कि एक्चुअल में बात क्या है, क्या प्रॉब्लम है। अब इसमें जैसे कि मैं आपको साइंटिफिकली इसकी एक एग्जांपल दूंगी, कि हम बात करते हैं कि अगर किसी भी एरिया में कोई दरख्त लगे हैं, लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि किसी एरिया में अमरूद के दरख्त हैं, किसी एरिया में हम बात करते हैं कि आपके लेमन के ट्रीज हैं, हम बात करते हैं किसी भी एरिया में। अब आपको नजर आता है कि जैसे ही आप उस बाग में जाते हो तो सब ट्रीज मोस्टली एक अप डाउन इस तरह के लेवल पे, लेकिन एक जो है ना वो बहुत ज्यादा टॉल हो गया है। इसका मतलब है कि अब आपने ऑब्जर्व, ये रिकॉग्नाइज किया कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जो नॉर्मल से अनयूजुअल है, नॉर्मली ये नहीं होती लेकिन ये हुई है। तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज तो है जो कि अब आपने आइडेंटिफाई करनी है कि ऐसा क्यों हुआ। तो बेसिकली इसमें क्या है कि हमने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, हमने देखी कि ये प्रॉब्लम हमें नजर आ गई, हमने आइडेंटिफाई कर ली कि ये प्रॉब्लम है, तो उसको कहते हैं रिकॉग्नाइज करना। जैसे कि आम अल्फाज में कहेंगे कि कॉमन सेंस यूज करना, कि कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो जो कुछ गड़बड़ होती है एक्चुअली वो रिकॉग्नाइज करना होता है। आम अल्फाज में आपको इंग्लिश में भी ये वर्ड आता होगा, लेकिन बायोलॉजी के टर्म में इसको बेसिकली क्या करते हैं कि हम किसी भी, अगर आपको पेपर में आता है तो यू कैन कोट एन एग्जांपल कि व्हेनेवर यू विजिट टू अ गार्डन और अ सर्टेन प्लेस, यू सी कि एक प्लांट बहुत ज्यादा टॉल ग्रो किया है, तो देन यू विल रिकॉग्नाइज दैट व्हाट विल बी द फैक्टर्स, अगर ये टॉल हुआ है तो ये क्यों हुआ है। तो ये आपके जहन में क्वेश्चन आएगा। अब जब आप रिकॉग्नाइज करते हो तो रिकॉग्नाइज करने के साथ आप इन चीजों को, जब उस चीज को पहचान लिया तो आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो कि ये ऐसा क्यों हुआ है। अब ऑब्जर्व करने के लिए जब हम छोटे थे, बचपन से हम एक चीज पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना हो तो हम अपनी सेंसेस यूज करते हैं। हमारे पास अल्लाह ताला ने 5 सेंसेस दिए हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज 5 सेंसेस वी आर एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या हुआ होगा। अब सेंसेस में हम किस, कौन सी सेंसेस थी,
बेसिकली सेंस ऑफ टच भी हो सकती है, और किसी चीज को आपने टच किया, टच करके उसका टेक्सचर मालूम किया, भाई ये क्या हुआ है, ठीक है ना। सेंस ऑफ साइट आप देख रहे हो, बार बार देख रहे हो, इसमें कोई कलर चेंज हुआ है, सेंस ऑफ साइट। अगर किसी की आवाज में कोई चेंज आया है तो वो हेयरिंग की आप साइट यूज कर रहे हो। कुछ खाने में चेंज आया तो आपको पता चल जाता है, तो आप टेस्ट कर रहे होते हो। तो ये बेसिकली आप अपनी सेंसेस यूज कर रहे होते हो टू आइडेंटिफाई। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव आइडेंटिफाई, देन टू ऑब्जर्व। ऑब्जर्व करने के लिए आप क्या करते हो, अपनी सेंसेस यूज करते हो। अब जब आपने अपनी सेंसेस यूज करनी है तो इनको यूज करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो पेपर में अक्सर आ जाती है, दैट इज टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन। किस किस्म की ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हो। अब इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है। द फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव। अगर मैं इन वर्ड्स को ब्रेक करूं तो इस तरह मैं कहूंगी क्वालिटी। क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब होता है किसी भी चीज की क्वालिटी अच्छी या बुरी। हम तो क्वालिटी ही करते हैं ना कि कोई चीज अच्छी है या बुरी है, हम उसको उस हिसाब से रैंक करते हैं। तो साइंटिफिक मेथड में क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन भी वो ऑब्जर्वेशन होती हैं जो किसी चीज की क्वालिटी के बारे में बताती हैं। अब जैसे क्वालिटी, किसी भी फ्लावर का कलर, डिफरेंट कलर्स हैं, वो बताएगी इसका कलर रेड है, इसका कलर येलो है, इसके कलर में पिंक आ रहा है। तो कलर क्या है, उसकी खुसूसियत, उसकी क्वालिटी है, ठीक है। इसी तरह ये जो क्वालिटीज होती है ये आप मेजर नहीं कर सकते एक जग में। किसी भी चीज की खुसूसियत, आप किसी इंसान का वजन मेजर कर सकते हो, वेइंग मशीन से मेजर कर सकते हो, आप किसी इंसान की हाइट मेजर कर सकते हो, लेकिन किसी इंसान की क्वालिटीज मेजर नहीं कर सकते। इसी तरह जब साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम किसी भी लिविंग क्रिएचर, आइदर इट इज प्लांट, आइदर इट इज एनिमल और आइदर इट इज ह्यूमन बीइंग, हम उसकी क्वालिटीज को मेजर नहीं कर सकते। तो सबसे पहली जो चीज आपने बताना है कि जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन हैं वो दे आर नॉट मेजरेबल, वो नापी नहीं जा सकती। इनमें हम क्या मोस्टली चेक करते हैं, किसी भी चीज का एग्जाम्पल कोट करते हैं तो कलर, किसी चीज का टेक्सचर, तो ये इसमें हम मेजर करते हैं। अब आते हैं दूसरी ऑब्जर्वेशन जो कि होती है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी, ये किस वर्ड से निकले, क्वांटिटी, तादाद, कि किसी भी चीज की तादाद कितनी है। जब हम तादाद की बात करते हैं तो हम विजिट करते हैं, हम कहते हैं आपके घर में कितने अफराद की तादाद है, या हम आम कहते हैं इस क्लास में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, साइंस ग्रुप में कितने बच्चे हैं, आर्ट्स ग्रुप में कितने बच्चे हैं। हम तादाद की बात कर रहे होते हैं। इस गार्डन के अंदर कितने पौधे हमने उगाए हैं, लेट्स सपोज कि हमने गावा के उगाए हैं, मैंगोस के उगाए हैं, तो ये हमारी क्वांटिटी को जाहिर कर रहा होता है। अब ये जो क्वांटिटी होती है बेसिकली ये मेजरेबल होती है। हमने बात की थी क्वालिटी मेजरेबल नहीं है लेकिन क्वांटिटी मेजरेबल है। इसको हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको हम रिकॉर्ड, भाई हमने टेबल बनाए होते हैं उसमें हमने डाटा फीड करते हैं कि इस चीज की इतनी तादाद है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वर्ड फॉर दिस अप्रोप्रिएट इज दैट इज एक्यूरेट। ये बिल्कुल एक्यूरेट होंगी, ये ठीक होंगी। जब आप किसी जगह गए, आपने विजिट किया, आपने चीजों को काउंट किया, काउंट करके वो रूम को लॉक कर दिया। अब आपको पता है भाई चाबी तो मेरे पास है, मैं लॉक करके आया हूँ, तो मैंने काउंट किया हुआ, तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि इतनी तादाद है। तो अब उस ऑब्जर्वेशन को किसी ने चेक भी तो करना है। थर्ड फिर हम स्टेप पे आएंगे इसके बाद। अब इन ऑब्जर्वेशन को चेक करने के लिए हम आते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बेसिकली होता है एक कोई भी टेंटेटिव आंसर जो कि हमने ये ऑब्जर्वेशन की थी, इससे हम कोई अपना नतीजा निकाल रहे होते हैं। अब जब नतीजा निकालते हैं तो वो हमारा फर्जी आंसर होता है। उसमें हमने आंसर इस तरह किसके बिहाफ पे दिया होता है, इन ऑब्जर्वेशंस की बिहाफ पे आंसर दिया होता है। वो फर्जी आंसर जिसे हम कहेंगे कयास सराई करना, उर्दू में इजी से इजी बात आपको समझाऊंगी। फर्जी आंसर मतलब टेंटेटिव आंसर है आपका, लेकिन इसमें 4 पॉइंट्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर आपको पेपर में आ जाते होते हैं। तो आपने इन 4 पॉइंट्स को प्लीज बच्चों इसको हाईलाइट करें। द फर्स्ट वन इज कि इसको हाइपोथेसिस को हम प्रपोज्ड स्टेटमेंट भी कहते हैं, यानी कि हमने कोई स्टेटमेंट प्रपोज कर दी है कि ये अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ होगा, इस वजह से हुआ होगा। अब ये जो आपकी स्टेटमेंट होती है ना, ये बेसिकली आपकी इन ऑब्जर्वेशंस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इनसे मैच कर रही होती है। यानी कि आप किसी जगह गए, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी,
आपने कोई तादाद गिनी, वो तादाद एक्यूरेट थी, उस एक्यूरेट की वजह से आपने अपना नतीजा टेंटेटिव अपना आइडिया पुट ऑन किया कि ये मेरी जो है ना, मेरा ख्याल ये है कि ये ऐसा हो सकता है, तो आपकी ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे आप इसको देते हो। इसको कोई टेस्ट भी कर सकता है। भाई आपने अगर किसी को कोई बात की है, लेट्स सपोज कि जी मैं तो ये चीज गिन के आई हूँ, ये इसकी तादाद इतनी थी, नंबर ऑफ प्लांट्स इतने थे, नंबर ऑफ एनिमल्स इतने थे, अब कोई जाके इसको एक्सपेरिमेंटली चेक भी कर सकता है कि भाई आइदर जो आपने बात की है वो ठीक थी कि नहीं ठीक थी, सिंपल अल्फाज में। लेकिन साइंस में लेट्स सपोज कि अगर हम बात करें, बायोलॉजी की बात करें, तो बायोलॉजी में लेट्स सपोज हमें पता है कि कोई एक फैक्टर जो है पौधों के लिए जरूरी है और वो उसको नहीं मिला, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो उन रिजल्ट्स को चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट ऑब्वियसली किए जाते हैं। अब आ जाते हैं चौथा पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज, इसमें देयर इज ऑलवेज अ वे टू डिसअप्रूव। अब ये एक लॉ की फॉर्म, एक कानून नहीं बना होता, इसमें कोई ना कोई रास्ता निकल आता है कि अगर ये गलत भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हाइपोथेसिस जो किसी ने कह दिया वो 100% ओके है, ये गलत अप्रूव भी हो सकता है। तो इसके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज ये क्या है, एक किसी भी चीज की डाटा की प्रपोज्ड स्टेटमेंट आप दे रहे होते हो। सेकंड, ये बहुत जरूरी है कि आपकी ऑब्जर्वेशंस क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव के साथ मैच करेगा। और थर्ड, इसको आप टेस्ट करते हो, ज़ाहिर है ऐसे तो नहीं टेस्ट करते, किससे करते हो, एक्सपेरिमेंट से करते हो। और फोर्थ, इसको आप डिसअप्रूव कर सकते हो, तो प्लीज इसको हाईलाइट कर ले, ये पेपर में आ सकती हैं हाइपोथेसिस के पॉइंट्स। अब आते हैं फोर्थ वन स्टेप की तरफ, दैट इज डिडक्शन, नतीजा अखज करना, लॉजिकल रिजल्ट देना। अब लॉजिक होती है, जैसे कि हमने बात की थी, किसी चीज का भी लॉजिक पेश करना, क्या रीजन थे इसके बिहाइंड, अगर ये होगा तो फिर ऐसा होगा। लॉजिकल तो बात यही है ना, हम किसी को कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो उसके नताइज ये होंगे, ये होता है लॉजिकल आंसर करना। अब इसी तरह इसमें हम लॉजिकल आंसर में इफ एंड देन, if the amount of carbon dioxide in the cells will increase, what will happen, so then cells will die। यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट हमारे बॉडी के सेल्स में डिक्रीज कर देगी तो सेल खराब होना शुरू हो जाएंगे। इफ हमने इफ कहा है ये साथ, और देन इसका ये नतीजा हो सकता है। तो ये डिडक्शन होती है, ये आपका लॉजिकल रिजल्ट होता है। अब इसमें जैसे कि हम किसी ने हाइपोथेसिस दिया कि लीव डिस्कलरेशन, यानी कि पत्तों का रंग खराब हो गया है और किसी भी प्लांट के जो ग्रोथ है ना वो कम हो गई है। अब वो किसकी वजह से हुई है, वो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, आयरन की कमी की वजह से हो गया है। ये किसी ने हाइपोथेसिस पेश किया, किस बिहाफ पर, अपनी ऑब्जर्वेशंस की बिहाफ पर। अब इसमें से नतीजा उसने ये निकाला कि इसका मतलब है अगर हम पौधों को आयरन देने लग जाएंगे तो क्या होगा कि उसकी जो पत्तों का रंग खराब हुआ था, जो डिस्कलरेशन हुई थी, वो भी ठीक हो जाएगी और इसी तरह उनकी ग्रोथ भी बेहतर हो जाएगी। तो आपने इस चीज को काइंडली कीप इट इन योर माइंड कि डिडक्शन हम किस बिहाफ में दे रहे होते हैं, हम हाइपोथेसिस के बिहाफ पर दे रहे होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज एक्सपेरिमेंट। ओके, एक्सपेरिमेंट बेसिक, सबसे जरूरी। साइंस में कोई भी रिजल्ट तब तक हम नहीं निकाल सकते, कोई भी लॉ अप्रूव नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते कि जब तक कि हम साइंटिफिकली उसको प्रूव ना करें। और साइंटिफिकली उसको प्रूव करने के लिए जो बेसिक स्टेप है उसको एक्सपेरिमेंट या आम अल्फाज में तजर्बा करना कहते हैं। अब तजर्बा ऐसे नहीं होता कि हम तजर्बा साइंस में ऐसे कर रहे हैं, मैंने आपसे बात की, आपने मुझसे बात की, मैंने रिजल्ट डाटा कलेक्ट किया, और अगर मैंने किसी चीज की अपनी बॉडी में डेफिशिएंसी हो रही है या किसी प्लांट से रिलेटेड कोई डेफिशिएंसी हो रही है, कोई सेल डैमेज हो रहा है, मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो मैं रिजल्ट नहीं बना सकती। एक्सपेरिमेंट इज द बेसिक स्टेप इन साइंटिफिक मेथड। अगर आपसे कोई भी इस चीज से रिलेटेड एमसीक्यू आता है तो बेसिक स्टेप इज एक्सपेरिमेंट, उसके बगैर आपका कोई भी रिजल्ट नहीं आ सकता। अब होता क्या है कि अगर मैंने बात की कि हमने हाइपोथेसिस दिया, अगर ये हाइपोथेसिस करेक्ट होता है, हमारी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को माइंड में रखते हुए, तो फिर क्या होगा कि हम जाएंगे एक्सपेरिमेंट की तरफ। लेकिन अगर हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, यानी कि हमारा हाइपोथेसिस ठीक नहीं है, तो फिर क्या होगा कि हम एक्सपेरिमेंट की तरफ सॉरी नहीं जाते। अब एक्सपेरिमेंट, आप बच्चों को पता है कि आपने फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करते हो, केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते हो,
बायो में एक्सपेरिमेंट करते हो, उसके लिए एक अपरेटस सेटअप चाहिए होता है, सेटिंग्स लगा के जाते हो। अब सेटिंग लगा के जाने में भी साइंटिस्ट ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करते, वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमेशा दो तरह की सेटिंग्स लगाएंगे। अब आते हैं दो तरह की सेटिंग्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका कि डिफरेंस आप बच्चों को पता होना चाहिए। एक ग्रुप होता है जिसको कि हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं, और एक ग्रुप होता है जिसको कि हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। अब जो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में फर्क समझाने के लिए सिंपल सी बात करूंगी कि लेट्स सपोज साइंटिस्ट ने चेक करना है कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस तो आपको पता होगा, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट्स अपना फूड बना रहे होते हैं, अपना खाना बना रहे होते हैं। अब उन्होंने चेक करना कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है कि नहीं जरूरी। उसके लिए वो क्या करेंगे, वो दो पौधे लेंगे, उनको गमलों में रखेंगे, उनका सेटअप लगाएंगे। एक जो सेटअप है उसको वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे और उसको उन्होंने नाम दे देंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का। वाइल जो दूसरी है उसको वो क्या करेंगे, कंट्रोल ग्रुप, उसको वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि आम हम बात करते हैं कि प्रोवाइड हो रही होती है नेचर में। अब जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, जब उन्होंने उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी, उन्होंने कहा हमने इस फैक्टर को क्या कर दिया, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहा था, इसको हमने देना बंद कर दिया पौधे को। तो क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा कि उस पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो वो आपका कौन सा ग्रुप होगा, वो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। और जिस पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ होगा, वो आपका क्या होगा, कंट्रोल ग्रुप होगा। तो एक्सपेरिमेंट भी इसी तरह परफॉर्म किए जाते हैं, लैब में किए जाते हैं, चेक करने के लिए कि अगर हम इस फैक्टर को मिनिमाइज कर दें, कम कर दें, तो व्हाट विल इफेक्ट, कम कर दें, खत्म कर दें, तब इसका क्या इफेक्ट होगा। जो दूसरा आपका कंट्रोल ग्रुप होता है उसको बाय नेचर जो सारी चीजें मिल रही है वो मिल रही होती हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम डिफरेंट फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, आइदर इट इज प्लांट सेल और आइदर इट इज एनिमल सेल। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज रिजल्ट। हम सबको किसी न किसी फॉर्म में रिजल्ट का वेट रहता है कि रिजल्ट्स क्या होंगे। तो रिजल्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, सिंपल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जैसे हमने बात की थी कि बायोस्टैट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसी तरह साइंस में ये जो आपके साइंटिफिक मेथड है उसमें रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, अब आपको रिजल्ट कभी हम लोग को तो रिजल्ट वो परसेंटेज हम देख रहे होते हैं किसी भी चीज की, भाई किसकी कितनी परसेंटेज है आम। इसी तरह इसमें जो साइंटिफिक रिसर्च होती है इसमें हम ग्राफ्स बनाते हैं, पाई चार्ट्स बनाते हैं, टेबुलर फॉर्म में रिजल्ट को पुट करते हैं चेक करने के लिए। अब होता क्या है कि जब हम ये सब रिजल्ट्स बनाते हैं तो साइंटिस्ट के कि इसको प्रूव करने के लिए हमने रिजल्ट्स इस तरह बनाए हैं, वी पुट रेफरेंसेस, हम रेफरेंसेस भी उसके साथ पुट करते हैं कि लेट्स सपोज मैंने ये डाटा यहाँ से कलेक्ट किया था, या ये मैंने इस बुक से जो है ना इससे ये रेफरेंस लिया था इसको स्टडी करने के लिए। इज इन अ समरी, रेफरेंसेस हमेशा किसी भी आपकी जो साइंटिफिक रिसर्च होती है, जैसे अक्सर बच्चे रिसर्च करते हैं तो एंड पे वो रेफरेंसेस पुट करते हैं और एक समरी में। अब जब रेफरेंसेस आपने सारे पुट कर दिए, एक समरी बना दी कि मैंने एक्सपेरिमेंट के दौरान ये चीजें आई यूज और ये फैक्टर्स थे जिसको मैं चाह रहा था कि कंट्रोल करूं, या मैं चाह रही थी कि इन फैक्टर्स को चेक किया जाए, तो वो मेरे रिजल्ट्स में सारी शामिल हो जाएंगी। अब जब आपका कोई भी रिजल्ट आउटस्टैंडिंग होता है, अच्छा होता है, तो वो क्या होता है, वो पब्लिश होता है किसी भी जर्नल में, किसी भी साइंटिफिक बुक में वो पब्लिश हो गया। और उसके लिए अगर आपने अपने आप को प्रूव करना है कि आई डिड दिस सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो वो नेशनल और इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं, उस लेवल पे सेमिनार्स होते हैं। लेकिन अभी भी ये लॉ या थ्योरी की तरफ चीज नहीं जाती, ये एक्सपेरिमेंट्स चल रहे होते हैं। तो आई होप सो आपको बेसिक जो साइंटिफिक मेथड है उसके सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी को क्लियर नहीं हुए तो काइंडली गिव मी कमेंट, आई विल आंसर यू। और प्लीज बच्चों इन सब स्टेप्स का एक सीक्वेंस याद रखें। मैंने तो उसका एक सीक्वेंस ये बनाया था, रैट ऑफ हाउस, यानी कि रिकॉग्निशन, ऑब्जर्वेशन एंड हाइपोथेसिस। फर्स्ट स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, देन DER, डर ना जाना ठीक है। तो बेसिकली ये आपके स्टेप्स हैं
और अक्सर एमसीक्यूज में आपको क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको कोई ना कोई स्टेप आगे या पीछे करके दे दिया जाता है एंड यू गेट अ लिटिल बिट कंफ्यूज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने इसकी स्कीम याद रखी है। द सेकेंड थिंग इज दैट कि हर एक साइंटिफिक मेथड के स्टेप के साथ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपने कभी भी मिस नहीं करने। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट all these steps in a very easy way. Scientific method और biological method very important for grade 9 students, और इसमें आप स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप सारे मेथड, सारे स्टेप्स, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें जरूरी हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप किसे कहते हैं, कंट्रोल ग्रुप किसे कहते हैं, रिजल्ट्स कैसे निकलते हैं, कैसे साइंटिस्ट सारी चीजें परफॉर्म करते हैं, ये हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में।